बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। 3 ईदें आपने, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे तरीके से गुजारी होंगी। मैं तो आज भी ईद मना रही हूँ, चौथा दिन है ईद का। यार अभी ईद जल्दी खत्म थोड़ी हो सकती है। तो आज भी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मिलवाऊंगी इस पूरे वीक अपने दोस्तों से, सेलिब्रिटी गेस्ट से, तो मैं आज भी आपका तारुफ करवाऊंगी, मिलवाऊंगी आपको एक ऐसी हसीना से जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और कुछ ही साल हुए हैं, और आते ही इन्होंने अपने जो को स्टार्स थे उनको ऐसा टफ टाइम दिया कि लोग हैरान हो गए। ये दिखाती हैं डिफरेंट ड्रामाज में अपने जौहर। आइए मिलवाते हैं आपको और हम सबको, मिलते हैं शाजिया गौहर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शाजिया जी? मैं ठीक ठाक। अरे देखें, मेरे सेट पे, मेरे शो में आके जो आपने मुस्कुराहट बिखेरी है ना, ये तो मैं तो आपकी फैन हो गई। नहीं, आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन कराया ना, जौहर और गौहर का जो आपने काफिया मिलाया ये मैं काफी पता है पहले शो से जोड़ रही हूँ शादी जी। जब हम लोग स्टार्टिंग ईद के शोज किए थे ना मैंने, तो मैं जब से ही मैंने सोचा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हाँ। इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि मतलब व्यूअर्स देखें तो उनको लगे कि यार जौहर से हाँ गौहर मिलता है। इसकी मतलब कितनी प्रैक्टिस की है ये बताओ तो। कोई प्रैक्टिस नहीं की। ये बस मैं सोचती हूँ नाम से कि यार ये नाम है, ये तो कुछ नहीं सिमिलैरिटी हो, मैं काफिया जोड़ती हूँ, बन जाता है। अल्लाह पाक की मेहरबानी है। और बाकी आप मेरे शो में आई और आपने आप पे आके अभी से स्टार्टिंग से ही जो है ना वो मुस्कुराहटें बिखेर दी। तो आप कैसी हैं सबसे पहले तो ये बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं बहुत ठीक भी हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि आप एक होस्ट से ज्यादा मेरी दोस्त हैं। हाँ। होस्ट से दोस्त हैं। आपने भी बहुत अच्छा बोला। आपने एक दफा कॉल किया तो फिर उसके बाद मना तो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, खुलूस है। मैं देखिए आपके काफी सारे ड्रामास तो मैंने भी देखे हैं, इतनी जबरदस्त एक्टिंग करती हैं। तो शाजिया जी मैं जानना चाहूंगी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अचानक वाली एक्टर है ये। हाँ। मैं बस अचानक ही हो गया था। मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ सोचा नहीं? कुछ प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं समझती हूँ कि मैं आज अगर एक्ट्रेस हूँ तो डेस्टिनी है। हाँ ये बात है कि मैंने बचपन में एक्टिंग की हुई है। तो मैंने पीटीवी से एक्टिंग की हुई है। अच्छा। तो इस हिसाब से मैं काफी सीनियर हूँ माशाल्लाह जी। लेकिन ये है कि वो सिर्फ एक बचपन था। उसमें एज ए चाइल्ड स्टार मैंने ताजदार आदिल साहब का किया था, कंदील के नाम से, बल्कि 2 किए थे, दूसरे का नाम मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, तो एक ड्रामे का नाम याद है, कंदील था वो, और सिर्फ एक ही एपिसोड था उसका, बच्चों का था, उसके अंदर मैंने काम किया था। फिर उसके बाद आप अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और कभी सोचा भी नहीं कि दोबारा एक्टिंग की तरफ आएंगे। तो अचानक इस तरह से हुआ कि बेटा माशाल्लाह से बड़ा हो गया था। माशाल्लाह। तो फिर इत्तेफाक से क्या हुआ कि मैंने अपने घर में एक शूटिंग करवाई छोटी सी। अच्छा। तो वो शूटिंग थी ARY के लिए। बोल सकते हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल से नहीं बोल सकते। I'm so sorry। हाँ, it's okay। हाँ, तो दूसरे चैनल के लिए, जिस चैनल के लिए वो ड्रामा बन रहा था, उसी चैनल में एक कैरेक्टर था, छोटा सा कैरेक्टर था। तो वो आर्टिस्ट नहीं मिली उनको, तो उनका आप ये कर देंगी, एक सीन है बस। मैंने कहा है, मैंने तो उनको बताया भी नहीं कि मैंने कभी की हुई है। मैंने कहा भूल भुला गई हूँ जी। मैंने कहा मुझे आप ना 1 घंटा दें सोचने का। अच्छा, 1 घंटा लिया आपने सोचने के लिए? ठीक है, ठीक है, शाम का सीन है, आप अभी सोच लें, हम शाम तक आपसे पूछें। ठीक है। तो मैंने कहा यार क्या है, बोलना ही तो है, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। बस वहां से एक सीन किया, उसके बाद चल सो चल माशाल्लाह। और आज तो मतलब ऐसे ऐसे ड्रामाज में काम अपनी कारकर्दगी से आप सबको अपना दीवाना बना चुकी हैं। क्या मतलब आपकी एक्टिंग में मैं समझती हूँ शाजिया जी, आप माशाल्लाह वर्सेटाइल हैं। आप नेगेटिव भी कर लेती हैं, पॉजिटिव भी कर लेती हैं, कॉमेडी भी कर लेती हैं। ये अल्लाह पाक का करम समझती हैं अपने ऊपर कि अल्लाह पाक ने ऐसे आपके अंदर टैलेंट जो है वो भरपूर दिया आपको। क्योंकि आपको अगर कोई ऐसा देखे नेचर वाइज तो आप बहुत एक जो होता है ना, मतलब बहुत सुकून वाली खातून, पोलाइट सी, काम सी। और फिर जब आप नेगेटिव उसमें आती हैं, हाँ मेकअप रूम में मैंने देखा, लेकिन जब आप एक्टिंग में आती हैं, और जैसे कि मेरा दिल मेरा दुश्मन जो आपका एक बड़ा जबरदस्त हिट हुआ था सीरियल, उसमें जो आपने अपने कमालात दिखाए थे, जौहर दिखाए थे आपने शाजिया गौहर, उसके बारे में हमें बताइए।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो कुछ बेसिक आर्टिस्टिक चीजें होती हैं ना, वो कुदरती तौर पे होती है। सही बात है। आप उनको सीख के पॉलिश तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आर्टिस्ट जो होते हैं बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। उसमें चाहे वो डांसिंग हो, उसमें चाहे सिंगिंग हो, उसमें एक्टिंग हो, पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, ये सब एक आर्ट फॉर्म्स है और ये अल्लाह ताला ही देता है। बेशक हम उसको सिर्फ ना निखार सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे अंदर एक अल्लाह ताला ने डाला हुआ था जो मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है ना, तो फिर शाजिया गौहर जो बन जाती है कोई और होती है, कैमरा ऑफ होता है तो शाजिया गौहर भी ऑफ हो जाती है। nice. ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा भी यही मानना है कि एक्टर जो है वो बॉर्न एक्टर होता है। आप भी ये समझती हैं कि एक्टिंग सीखने से आपको नहीं आ सकती, मतलब पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो आपका एक आर्ट होता है वो आपके अंदर ही। हाँ, ये बात तो है। मैं मतलब मुझसे बहुत से लोग अग्री करते होंगे या कई लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन शाजिया जी मुझसे अग्री करती हैं। सही है, बिल्कुल। हाँ, मैंने बहुत से लोग देखे जो बहुत सीखते हैं और बहुत से लोग समझते हैं शाजिया जी हमारी तो फील्ड है कि बहुत आसान है एक्टिंग, बहुत आसान है। हाँ, तो इस पे उन्होंने जरा सी रोशनी डाली है। बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं जो स्टेज पर परफॉर्म्स कर रहे होते हैं 6-6 महीने, 3-3 साल के, 1-1 साल के कोर्सेज कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब उनको देख, नहीं यार वो बात नहीं यार, वो बात नहीं। तो वो क्या होता है, ये कुदरती होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, एक आपके अंदर से एक चीज। बिल्कुल। और अच्छा, बचपन जैसा आपने अपना जिक्र किया, तो बचपन से मतलब आपने बताया थोड़ा बहुत मैंने पीटीवी के लिए काम किया था ये वो, लेकिन उसके बाद जब आपकी जिंदगी रवा दवा हो गई तो फिर बाद में कभी नहीं सोचा था कि कुछ करूं? ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो स्कूल में और एक चाइल्ड स्टार के तौर पे आपने काम किया, उसके बाद क्या बच्चा होता है, बचपन में इंसान भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। फिर शादी, फिर बच्चा, फिर घर, फिर गृहस्थी, फिर उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ये है कि वो एक अचानक अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो मैं समझती हूँ कि आपको फिर अवेल करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपके लिए एक वे निकाल रहा हो। बेशक कि वो क्योंकि हर चीज कहते हैं ना डेस्टिनी होती है, तो आपकी डेस्टिनी ही आपको वहां तक लेकर जा रही होती, लेकिन ये हमारा काम होता है कि हम सही मौका को अवेल करें, मौके को अवेल करें। बिल्कुल सही बात है, मौका अवेल करना चाहिए। जैसे हमारे पास भी यहाँ पर ब्रेक का मौका आ गया, तो हमें भी उसको अवेल करना पड़ेगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरे गेस्ट से आपको मुलाकात करवाएंगे, शाजिया जी से भी ईद के बारे में मालूम करेंगे। तो कहीं जाएगा मत, दिखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जनाब, आप इनको ड्रामाज में देखते रहते होंगे, बड़ी ज़बरदस्त हमारे सीनियर एक्टर हैं, काबिल एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, उसके अलावा सीरियस एक्टिंग भी कर चुके हैं काफ़ी सारे ड्रामाज में। नाम तो मैं नहीं ले सकती ड्रामों का, लेकिन आप देखते होंगे जब ये बनते हैं कसाई तो लगते हैं कसाई, जब ये बनते हैं कवाल तो लगते हैं कवाल। आइए मिलवाते हैं आपको उरूज अब्बासी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम उरूज अब्बास है। बिल्कुल, मुझे अंदाजा हो रहा था। अच्छा, वो उज़ैर अब्बासी और उरूज अब्बासी में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ, अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, तो दोनों भाई तो नहीं है आप? उरूज दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों वाली दोस्ती है। भाइयों वाली दोस्ती, माशाल्लाह। उनकी भी कोई मसरूफियात या कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से बिल्कुल हाँ, वो आ जाते। मेरी सुबह भी बात हुई उनसे, रात भी हुई, बस वो एक प्रॉब्लम हो गई थी। इट्स ओके, खैर है, दुनिया चलता है। आप बताइए, खैरियत से है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा आपको अपना एक वेराबाउट बताता चलूँ। बिल्कुल बताइए। मैंने 1978 में एक्टिंग शुरू की पीटीवी के ड्रामे ताबीर से, माशाल्लाह। फिर मैंने आखिरी उनका किया था, मेरा नाम मंगूपुरी थ्रू आउट कैरेक्टर करके। तो फिर लहरी साहब के साथ 100 स्टेज ड्रामे किए पाकिस्तान में पूरे। बिल्कुल। उसके बाद में गैप कर गया था, फिर मैंने कुछ 2009 में दोबारा सब मामला शुरू किए। तो संजीदा और कॉमेडी तो जो भी आप तो माशाल्लाह क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं। हम आपके दीवाने और आपके फैन हैं। आपके शो में, अपने शो में आपका वेलकम करते हैं और आपको अपनी तीसरी गेस्ट से मिलवाती हूँ जिसके बगैर मुस्कुराती सुबह अधूरी है। मेरी मुस्कुराहट हमारी शेफ नौरीन के बगैर अधूरी है। तो मिलवाते हैं आपको क्वीन ऑफ द किचन से शेफ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, लोगों ने तो ईद मनाना छोड़ दी, कह रहे हैं चौथा दिन है, आज ईद नहीं है। हम तो पूरा साल मनाएंगे भाई। मैं पूरा शवाल में ईद मनाऊंगी। और मैं, जो मेरे बड़े लोग हैं जो मुझसे बड़े उम्र में, सबको ईद मुबारक करके ईदी बटोरूंगी। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, मेरा भी यही है। क्योंकि भाई अब भले 50 रुपए दे, लेकिन ईदी तो बनती है ना। बस तो सही, क्या क्या सही बात है, दे ना ईदी पे।
बिल्कुल सही बात। ये सही बात है। आप लोग भी बैठे हुए हैं, नहीं तो आप अभी कैश निकालना मुनासिब नहीं है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ऐसे हालात नहीं है, आप अभी निकाल के कहकर ये लीजिए आपकी ईदी, आप बोल सकते हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा वैसे ईदी से याद आया मुझे, मैं बड़ी मस्तियाँ करती हूँ घर में। मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे ईदी मिल जाती है थोड़ी देर बाद मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ईदी मिली है। अच्छा ईदी तो दो, क्या हो गया? अभी तो कहाँ दी? नहीं दी। ये सबसे झूठी है, ये बार बार मांगती है, इसको एक ही दफा देना। सब लोगों को फिर पता चल जाता है कि नहीं नहीं, तो क्या सारे कैश खाली करवा देंगी, पूरे एटीएम्स खाली करवा देंगी शादी जी, जो बार बार ईदी मांग मांग के और भूलना। वैसे ये ट्रिक अच्छी है, बंदा भूल जाए तो आसानी होती है। तो आप मुझे बताइए, क्या नाम है उरूज भाई, कि आप मुझे बताइए एक्टिंग में आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा चीज जो है वो कौन सी डिफिकल्ट है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ, मैंने एक इंग्लैंड में एक बहुत बड़े एक्टर लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट पूरा याद करें, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको परफॉर्मेंस में आसानी रहेगी। लेकिन अब आजकल फिलहाल ऐसा देखने में आता नहीं है। सही बात अच्छा, मैं पीटीवी भी करता रहा हूँ, एक हफ्ते रिहर्सल होती थी और फिर स्टेपिंग होती थी और जनाब फिर स्क्रिप्ट जो है वो सेट ऑन सेट नहीं होता था। तो आपने याद रखना, अगर नहीं याद रखना पैनल से ऊपर से फिर जो है। जी। अच्छा, हमारे सीनियर्स को ये शिकायत होती है, मतलब जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे यही बोला जाता था कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिला है, क्योंकि हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं वहाँ पे ऐसा होता था कि कैमरा एक ही होता था और बड़े मसाइल से आपको एक ही लाइन याद करनी, और अगर आपकी वजह से कोई गलती हुई है तो फिर आप जो बातें सुनेंगे और जो आपको लवाजमात मुंह से जो दरकार लोग करेंगे तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। तो ऐसे ही बहुत शामत आती थी अगर आप कोई लाइन भूल बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कैमरा एक तो नहीं होता था, कैमरे 3 होते थे, ठीक है, और उस वक्त ये सोलो वोलो भी उसी वक्त हो जाते थे। अच्छा। पैनल पे डायरेक्टर बैठे होते थे, काजिम पाशा हो गए और जिलानी साहब हो गए, वो वहां से, लेकिन आप भूल नहीं सकते थे, फिर दोबारा फिर बोलना, फिर वो इस लिहाज से बहुत यानी इम्पोर्टेंट था कि उसमें फन बाहर निकल के आता था, फर्क बाहर निकल के आता था। तो जैसे मैंने शाजिया जी से डिस्कस किया कि हम एक्टिंग, मेरा ये और शाजिया जी का मानना ये है, मुत्तफिक करते हैं इस बात पे, मुत्तफिक होते हैं कि एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। नहीं, पॉलिश कर सकते। तो आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, इसमें गॉड गिफ्टेड है। हाँ, ये आप पैदा नहीं कर सकते। हाँ, जिस तरह अच्छी आवाज पैदा नहीं कर सकते बिल्कुल। गांव से आप रेशमा को ले आए देहात से उठा के, हाँ, तो आप जाहिर है कि वो पैदा अल्लाह ताला ने दी ना, बिल्कुल, किसी वो कोई क्रिएट तो नहीं की तो वो पॉलिश हुई अलबत्ता, ठीक है, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है ना। क्योंकि मैं ये बात सबसे बोलती हूँ कि भाई आपको एक्टिंग गॉड गिफ्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो 2 मिनट में एक्टर बनाना है, आप हमारे सामने किसी को लेके आए, हम उसको एक्टिंग सिखा देंगे, उससे करा लेंगे। मैंने कहा आप उससे एक्टिंग बोल के नहीं करा सकते, आप उसको थप्पड़ मारेंगे वो रिएक्ट जरूर करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कैमरे के आगे खड़ा कर दें। लोग अपने नाम भूल जाते हैं भाई, लोग नाम भूल जाते हैं। जो कैमरा फेयर होता है ना, कैमरा फेयर में ही आधे लोग तो इसी वजह से, जब ये रिंग आता है ना, ब्लैक रिंग आपके सामने आता है, तो सोलो में हम लोग भी अटक जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है। वो सिर्फ ये कि कैमरा फेयर होता है, उसके लिए भी बहुत साल चाहिए होते हैं, बहुत साल चाहिए होते हैं। तो इसी वजह से लोग जो प्रेफर करते हैं कि थोड़े से जिसको कह रहे हैं एक्सपीरियंस्ड हम लोग आर्टिस्ट ले लें, सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए। नए लोगों के साथ काम करना वो कहते हैं कि ना करें, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ काम करना, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है, ये चीज गॉड गिफ्टेड। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप दोनों, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी जगह बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह हमारे सीनियर एक्टर हैं, शाजिया जी को भी माशाल्लाह 10 साल तो हो चुके हैं ना। हाँ, क्योंकि मैंने और इन्होंने गालिबन साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी मेरी उम्र 16 साल है, मेरी उम्र के ऊपर कोई शक ना करे, 16 की हूँ और रहूंगी जब तक ही मैं शो करती रहूंगी, 3-4 साल भी हो जाए, मेरी उम्र 16 से नहीं बढ़ने वाली। जैसे एक मीरा जी की एज 16, ऐसे मेरी एज 16, ठीक है, ये तो डन हो गया। अच्छा, तो आप लोग ये क्या समझते हैं कि हमारे जो एक्टर्स हैं, न्यू कमर्स जो आने वाले हैं, उनका बिहेव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा एटीट्यूड होता है। वो ये कहते हैं कि ये जरूरी है, अगर आप मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे तो आपको लोग जो है वो बहुत लाइट लेना शुरू कर देंगे, और वो मतलब पानी की बॉटल नहीं आई उस पर थोड़ा सा शाउट करना, ये वो न्यू कमर्स की थोड़ी सी इस तरह की कहानियां हैं। तो आप लोग अपनी फील्ड में दोनों, मुझे पता है, बहुत पॉजिटिव इंसान और बहुत हम्बल रहते हैं सेट पे, मुझे अंदाजा है। जैसे आज सुबह आप माशाल्लाह जल्दी आ गए, तो
मतलब उरूज भाई बाहर खड़े, मैंने कहा यार आप बैठे वेटिंग की कोई जगह, मैं इनको बिठाने के लिए लगी पड़ी हूँ कि कहीं हो जाए, लेकिन इनके माथे पे कोई शिकन नहीं आई। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि आप सेट पे भी इस तरीके के हालात रखते होंगे। आप यकीन करें, मैं कहता कलामी हो रही है आपकी। मुझसे अक्सर लोग, मेरे यार दोस्त बहस करते हैं, यार आप एटीट्यूड नहीं दिखाते और ये नहीं करते और वो नहीं। मैंने कहा यार बात ये कि कभी साहब को मैं फॉलो करता हूँ, बिल्कुल, वो 50-60 साल तुमको हो गए करते हुए काम। वो अगर आए होंगे शूट पर तो पता नहीं चलेगा आपको कि वो शूट पे आए। इंतहाई खामोशी से बुलाया, उन्होंने सीन कराया, वापिस आके बैठ गए और एक कॉर्नर में बैठे हुए होते। बिल्कुल, वो कोई मैंने नहीं देखा आज तक उनकी आवाज। सारा दिन उनका कोई सीन नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, जब मेरा वक्त होगा सीन का लोग मुझे बुलाएंगे, और वो आराम से सुकून से बैठे हुए होते हैं। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी सेट पे चाहती हूँ कि इस तरह का ही माहौल हो, क्योंकि हमारी जो नई नई बच्चियां और लड़कियां आती हैं वो कहती हैं कि मेरा सीन था 2 बजे, तो आपने मुझे 11 बजे क्यों बुलाया। और हमारे एसोसिएट्स की शामत होती है, वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि क्या करें, और डरते भी है भाई उनसे लोग। मतलब हमसे आज तक कोई ना डरा, 10 साल हो गए, और आपको माशाल्लाह इतने टाइम हो गया, आपको भी 10 साल हो गए, हमसे कोई नहीं डरता। अच्छा, हम ना प्यार में ही मारे जाते हैं, हमसे कोई बस मोहब्बत से बात कर लेना, हम कहते हैं बस भाई यार बेचारा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, इस पे हम लोग रहते हैं। चले, एक्टिंग की तो बात हो गई, मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से वक्तन फवक्तन कि ईद आप लोगों ने किस तरह मनाई। तो पहले ईद से अहवाल शुरू करें आप, और बताइए आज तक के लिए। देखिए, ईद नहीं होती, ईद चांद रात होती है। हाँ, चांद रात, सही बात है। ईद सोने में ज्यादा, नमाज के बाद जो आप सोते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, फिर उसके बाद वो ज्यादातर सोने में गुजर जाती है, लेकिन शाम को फिर होता है कि आप तैयार होते हैं, और हमारे डिनर ज्यादा होते हैं क्योंकि नमाज के बाद सब लोग सो रहे होते हैं। तो हमने पहले हमारा था कि लंच, हम लोग पूरी फैमिली लंच रखती थी, फिर सबने एक इत्तेफाक किया कि नहीं यार डिनर रखा करो कि कम से कम तैयार होने का मौका मिले और नींद पूरी हो। तो इस वजह से रात को फिर हमारे 3 दिन तक मुसलसल डिनर्स चलते हैं हमारे, कभी 4 दिन भी हो जाते हैं, वो 4 दिन तक ईद चलती है हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छी तरीके से शाजिद से ईद मनाती हैं। उरूज भाई आप बताइए, आप इस ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? आप भी चांद रात से मनाते हैं? मर्दों की तो चांद रात से कोई ताल्लुक, खैर वो मामला नहीं है कभी। अब तो ये कैफियत नहीं है, जाहिर है कि बच्चे हैं वो अपना करते हैं, अब इस तरह नहीं होता मामला। अच्छा, फिर वो शूट वूट के मामलात हो जाते हैं, अक्सर जो है वो इतनी मसरूफियत रहती है, आपका था अभी कल भी शूट है, तो इस तरह जो है वो अब वो उस तरह नहीं हो पाता। फरागत जिसे कहते हैं, बचपन की ईद अच्छी थी, मतलब है ना, वो मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, हाय हाय हाय, वाह वाह क्या गाना है जबरदस्त। बचपन में मुझे याद है, ज़ाहिर नए कपड़े आना, फिर उसमें माँ बाप की, फिर सुबह रिश्तेदारों की ईदियाँ, और ये और वो नमाज पढ़ के आ रहे वाले साहब के साथ। मैं तो ये समझती हूँ कि मर्द हजरात की ज्यादा ईद होती है, क्योंकि उनको मॉर्निंग में उठ के तैयार नमाज पढ़ने जाना होता है माशाल्लाह, और एक मजमा होता है माशाल्लाह मस्जिद में जो देखा जाता है, सबसे ईद मिली जाती है। तो आपकी ईद का मतलब बचपन आप मिस करते हैं ज्यादा, मतलब वो एक इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, अब वो नहीं इस तरह इतनी होती। हाँ, अब तो एक ओकेजन है भाई, आता है, फिर अगले साल का इंतजार है कि अल्लाह पाक वो खैर से ले आए, यही है। चले, अच्छी बात है। उरूज भाई भी ऐसे ईद मनाते हैं, जानते हैं शेफ नौरीन से कि वो किस तरह ईद मनाती हैं। जी शेफ नौरीन, फरमाइएगा। फर्स्ट डे जो होता है हमारा नानी के घर पे लंच होता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट है लंच, मतलब जो सब नमाज पढ़ने जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर उनके अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, और डिनर मेरी फिर बहन के घर पे होता है रात को। ओके। हाँ, और सेकंड डे मेरे घर पे लंच होता है, और मेरे घर का लंच को सबको क्या कहते हैं, बड़ा इंतजार होता है, कोई नई चीज बनेगी, बिल्कुल, तो सारी सब लोग क्यूरियस होते हैं कि क्या बन रहा है, क्या सबकी फरमाइशें, प्रोग्राम चल रहा होता है कि हमें ये खाना है, खाना में ये खाना है, हमें ये खाना है, तो सेकंड डे लंच मेरे यहाँ होता है। वाह, क्योंकि जब शेफ नौरीन है और जब वो बनाती है ऐसे खाने, तो आप लोग क्यों ना हो दीवाने। तो जब हम दीवाने हैं इनके खानों के, तो इनके घर के फर्द जो है, इनके रिलेटिव जो है, वो तो ज्यादा ही दीवाने होंगे। तो आपकी ईद इस तरह गुजरती है, पता ही नहीं चलता क्या टाइम। सही बात है। अच्छा, ईदियाँ, तीनों से सवाल है, ईदियाँ लेना अच्छा लगता है या ईदी बटोरना अच्छा लगता है या ईदियाँ बांटना अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स लेना अच्छा लगता है है ना,
ऐसा ही है, क्योंकि ईदी मैं समझती हूँ कि एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि आप बकरा ईद पे भी ईदी होनी चाहिए। मतलब गोश्त तो एक अपनी जगह है, लेकिन उसमें भी ईदी। अच्छा, बहुत से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पहले, जो मुझे याद है हमारे दादा के कजन वगैरह होते थे, वो बकरा ईद पे भी पैसे देते थे ना, तो वो हमें आज तक याद है। हाँ, उनकी एक ट्रिक होती थी कि बच्चों को जो ना पैसों से मतलब बच्चे याद रखते हैं, तो आज तक मुझे वो याद है कि यार वो अंकल कौन थे, अब तो वो बेचारे नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन अगर उन जैसे और भी लोग दुनिया में आ जाए तो बकरा ईद पे पैसे मिले तो कितना अच्छा है, अच्छी बन जाए, है ना? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो इस बात का आपकी बहुत शिद्दत से कायल हूँ कि बच्चे तो जाहिर है कि होते हैं ना कि भाई उनको बकरीद में ही मिले, उनका क्या है? हाँ। वो ज्यादा उसको महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि चलो यार बकरीद में भी ईदी मिली। अच्छा, आजकल के बच्चों को मुझे लगता है पैसों से इतना कोई लगाव नहीं है, वो जो है ना वो गैजेट्स में अपनी बिजी है, वो पैसों का मतलब बस एक पाउच में भरते गए पैसे, उन्हें पता भी नहीं होता। मेरी बेटी की मैं बात करूँ ना, उसको पैसों का नहीं पता, वो जमा करती रहती है, फिर एंड में वो ये बोलती है, मैंने उससे कल बोला बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो खुले, मेरे पास खुले नहीं है, आप मुझे दे दो, तो कहती है कि मम्मा आपने मुझे 500 लिए ना, मुझे 1000 रिटर्न करेंगे। या फिर कैसे बच्चों को पैसों से कोई। अच्छा, ये इस साल जो हुआ है, आप देखें ना, उसने 500 लिए हुआ और 1000 उसने रिटर्न मांगे, और ये इस साल हुआ है, माशाल्लाह से बिजनेसमैन हो मतलब। और पिछले अच्छा उसने ये ट्रिक मुझसे सीखी है, क्योंकि मैं उसके अब्बा से इस तरह पैसे बचाती हूँ। मैं पैसे से इसी तरीके से पैसे बचाती, जाहिर है बच्चे तो इसी तरह सीखे। अच्छा, उसने फिर फौरन बोला, तो मैंने बोला यार मैं शर्मिंदा सी हो गई, ये मेरी वाली ट्रिक है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि बच्चे आपके कुछ नहीं देख रहे होते हैं, वो घर में रहते हैं, वो सब नोटिस कर रहे होते हैं, उनको ट्रेन कर रही हैं। ऐसे ही है। तो मैं ये समझती हूँ कि यार बच्चों को आप ईदियाँ दें, और ईदी अपनी इस तरीके से अपनी ईद मनाएं कि आपके जो प्यारे हैं, अपने हैं, वो खुश हो जाएं। और पूरा शवाल का महीना है, मैं समझती हूँ कि आप पूरे शवाल के महीने में ईद मनाएं। ये तो एक जोक है कि भाई देखिए खुशियों के मौके बहुत कम है जिंदगी में, तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमारे शो का नाम भी मुस्कुराती सुबह। मैं चाहती हूँ आप लोग कॉल्स करें, लाइव कॉल्स करके आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनसे बात करें, आप उनको बताएं कि आपको उनका कौन सा वाला ड्रामा अच्छा लगता है, क्या बोलना चाहते हैं, दिल की कोई बात जो आज आप करना चाहते हैं कर डालें। हमारी जो लाइव कॉल्स है वो ओपन हो चुकी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के जो अभी पाइपलाइन में है, किसकी शूट चल रही है, क्या हो रहा है इन फ्यूचर? मैं एक तो वही समर रजा साहब वाला प्रोजेक्ट है, वो अभी आधा तकरीबन हुआ, आधा भी बाकी। हाँ। और वो एक बहुत बड़ी माशाल्लाह सीरियल है, और आपको तो पता ही है वही तुर्की के भी लोग हैं उसमें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। हाँ। वो एक तो वो है पाइपलाइन में, फिर अभी मैंने बुलबुले अभी करता रहता हूँ मैं, वो तो जी माशाल्लाह। फिर मैंने अभी 2 एपिसोड की एक ही स्टोरी की है। अच्छा, फिर जनाब जो है वो अब कल से एक और प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है माशाल्लाह। तो इस तरह कंटिन्यू में कुछ तो आने हैं अभी, और कुछ की शूट अभी चल रही है। रमजान में थोड़ा हल्का हो गया मामला, कुछ की करा चुके हैं जो अभी ऑन एयर नहीं हुए। अच्छा। हाँ, वो अभी ऑन एयर होने, और कुछ की अब शुरू हो रही है इंशाल्लाह। मतलब तो, जो आपका है मामला, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, रवा दवा है। जी जी बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह करम, ये अच्छी बात है। आप बताइए शाजिया जी, आप बताइए। मेरे तो 3-4 हैं पाइपलाइन में हैं, और कुछ ऑन एयर भी चल रहे हैं अंगना के नाम से। तो हाँ, आपका अंगना बहुत फेमस है अभी आजकल, नाउअडेज। वेरी नाइस शाजिया जी ने। और इसके अलावा भी अभी पाइपलाइन में है जो कुछ 9th को भी एक स्टार्ट हो रहा है। ओके। उसने चाहा था चांद के नाम से, अब वो ये आप चैनल नहीं बता। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से, और इसके अलावा 3-4 और भी पाइपलाइन में है। अच्छा, ये अच्छी बात है। ये भी होने वाले हैं। ये मैं समझती हूँ एक एक्टर के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि जब आपके ड्रामा ऑन एयर भी हो और पाइपलाइन में भी हो, तो मजा आता है, ये कोई नई चीज आने वाली है। कपड़ों का किस तरह से ख्याल करते हैं, वार्डरोब कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वार्डरोब मर्द हजरात के लिए भी आजकल तो खैर मुश्किल है, उनकी भी मतलब एक होती है अपना कि ये वाले उस कैरेक्टर के लिए ऐसे कपड़े, इस कैरेक्टर के ऐसे कपड़े, कैसे मैनेज करते हैं भाई? जब पीटीवी पे हुआ करता था मामला, तो पीटीवी का अपना वार्डरोब था। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी। अपना मेकअप, उनका जब मेकअप करा लो या पहले वार्डरोब में भेज दिया उन्होंने, वहाँ मार कपड़े टंगे में, उसने जो कैरेक्टर के हिसाब से भी ये कपड़े निकाले, वार्डरोब वाले ने दे दिया है ना जी। हाँ, बहुत बड़ा वार्डरोब था। अच्छा। तो वो तो उस वक्त तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब क्या करते हैं वो, अरे उरुज भाई 5 सफारी सूट ले आइएगा।
अरे यार अब अचानक आपने 5 सफारी सूट के लिए जरूर 5 सफारी सूट का मतलब है कि 50,000 रुपए की लगभग क्या रकम तो आपकी? एकदम तो नहीं रखता ना आदमी। हाँ, आप रात कह रहे सुबह शूट है और 5 सफारी सूट चाहिए, फिर मैंने जाहिर है कि फिर उससे हंसी मजाक होता है। बिल्कुल। तो ये वार्डरोब का ये जरा प्रॉब्लम बनती है कि वो अचानक कह देते हैं कि तो यार आप क्या समझते हैं कि मतलब प्रोडक्शन को वार्डरोब प्रोवाइड करना चाहिए? मेरा ख्याल है अब तो मुमकिन नहीं है। हाँ, हालात बहुत ज्यादा इतना इस फास्ट तरह हो गया है, हाँ इतनी नहीं कर फास्ट हो सकते गई है, तो ये मुमकिन नहीं। ये मुमकिन नहीं है। काश पीटीवी तो एक था, हाँ तो अब वो जाहिर है कि वो और कुछ तो चैनल था नहीं, हाँ सही बात तो है। वो अरेंज करके रखते थे। और आखिरी चट्टान जैसे था उसमें तो जनाब इतने कॉस्ट्यूम थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वाओ। तो वो एक प्रोडक्शन हाउस नहीं कर सकता था वो नहीं, हाँ मुश्किल होता है। अब आजकल तो इतना बजट हमारा वैसे ही प्रोडक्शन पे लग जाता है तो करोड़ों की बात हो जाती है। अगर वार्डरोब भी बनाने लगेंगे आर्टिस्ट के तो अरबों में फिर चला जाएगा ड्रामा। ऐसे ही है। आप अपना वार्डरोब का किस तरह से मैनेज करती हैं? मैं खुद ही बनाती हूँ अपना वार्डरोब, और मैं सही बताऊँ डिजाइनर से लेती भी नहीं। हाँ। मैं खुद ही मेरा होता क्योंकि है, वो आपके मेरा अपना टेस्ट होता की है। भी बात मेरे होती है। टेस्ट की भी बात होती है, और फिर दूसरा ये कि हमारी शूटिंग्स जो है 6-6 महीने चल रही होती है। फिर डिजाइनर्स कहती हैं कि आप पहन के वापस करें। अगर वो कंटिन्यूटी में चला गया तो वो कम से कम 6 मंथ के लिए तो मेरे पास होना ही चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर इस वजह से फिर, और दूसरा ये होता है हर प्रोजेक्ट का अलग बैग बना होता है। हाँ। बस वो बैग उठाया और शूट पे जाना होता है। शूट पे जाना। अभी एक बात मुझे याद आई, मैं उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। आपने एक सवाल किया था इनसे और आपने भी बड़ा डिटेल में जवाब दिया था कि रिहर्सल्स होती थी पहले और ये होता था। अभी हमें मुश्किल से 10 मिनट पहले हमें सीन मिलता है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में आपका दौर तो जो था वो आसान था, क्योंकि आपको पूरा प्रिपेयर करके भेजा जाता था और हमें 10 मिनट पहले सीन दिया जाता है कि आप उसको याद भी करें और उसके साथ उसके अंदर से परफॉर्मेंस भी निकालें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हमारा जो दौर है ज्यादा मुश्किल है। 10 मिनट में आपको कैरेक्टर में आना होता है। कैरेक्टर में आना भी है, लाइंस भी याद करनी है, आपको सीन भी याद करना है, आपको अपनी मार्किंग भी याद करनी है, आपको अपनी प्लेसिंग भी याद करनी है, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस भी देनी है। ये भी बहुत अच्छा जो है। मैं देखिए इनकी बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं उस जमाने में जब पीटीवी खाली हुआ करता तो एक तो हेड ऑफिस इस्लामाबाद में था, वो नजर रखता था कि क्या हो रहा है। मसलन अगर किसी प्रोड्यूसर ने कोई प्यून भी ले लिया और उसने परफॉर्मेंस वो नहीं दी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो बाकायदा वहां से लेटर आ जाता था कि तुमने कैसे इसको कास्ट केस ली। वो भी मुलाजिम होते थे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो अब अच्छा फिर अखबारात में लिखा जाता था। मैं खुद हुर्रियत अखबार में टीवी की बातें लिखा करता था। अच्छा। मतलब ड्रामों पे क्रिटिसाइज करते थे, एक्टिंग पे, कैरेक्टर्स पे। तो वो उनको एक रहता था नहीं यार ये अच्छा। फिर वो खुद भी बहुत मेहनत करते थे। नतीजा ये कि वो आलम ये होता था कि रोडें सुनसान हो जाती थी, जो आज नहीं होती। तो वो मेहनत का समर भी तो सामने आता था ना, जो बराबर के मुल्क में आपके ड्रामे इंस्टीट्यूट में दिखाए जाते थे। भाई ड्रामे तो हमारे आज भी जो है वो किसी चीज से कम नहीं होते। हमारे ड्रामा आज भी जो पड़ोसी ममालिक में देखे जाते हैं और बड़े लोग वहाँ के फैन हैं, हमारे एक्टर्स के लोग फैन हैं। तो इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया कि कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है शाजिया गौहर, उरूज अब्बास और हमारी शेफ जो कि अब सेलिब्रिटी शेफ हो चुकी हैं, क्वीन ऑफ द किचन है, जबरदस्त खाने बनाती हैं। लोगों के साथ बातें हो रही हैं दिल की, क्योंकि मुझे लगता है दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। तो आप जब दिल से बात करते हैं, पॉजिटिव होकर बात करते हैं, और मेरा शो का मोटिव ही यही होता है कि मैं इस तरह से बात करूं कि ऐसा लगे कि हम एक किचन में बैठ के, घर में बैठ के जो है ना अपने गप्पे नहीं लड़ा रहे होते कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम अच्छा जी, कॉल आई है हमारे पास। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं। आप लोग कॉल्स करते रहें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं चाहती हूँ आप लोगों ने जो मुझे 1 महीना मिस किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या ये तो नहीं सोचा था कहकशा चली गई, मतलब ऐसा तो नहीं सोचा था कि यार अब क्या होगा, कहकशा कब वापस आएगी। तो ये सारी बातें मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से आज बात हो। लेकिन अभी हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछना चाहूंगी, चाय आप लोग पी रहे हैं, चाय मजे की है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी है, बहुत टेस्ट में। मतलब हमारे साजिद भाई जब चाय बनाते हैं ना तो मजा आ जाता है। ऐसा होता है कि आंखें खुल जाती हैं, एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाती है ना शेफ नौरीन? बिल्कुल। नहीं हाँ। तो वो भी आपने सुना होगा ना, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। तो वो कोई तो वो टेस्टी होना ही चाहिए उसको।
अच्छा, चाय का मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब मतलब सीन भी कर रहे होते हैं शाजिया जी और अरूज भाई, तो चाय का एक अपना ही नशा है। बिल्कुल। और जो चाय का एडिक्ट है ना, वो बंदा सीन भी नहीं करवा सकता जब तक उसको चाय ना मिले। मैं एडिक्टिव हूँ बिल्कुल, चाय की। मैं खुद। और चाय के बगैर जो जब मैं सेट पे जाती हूँ, मेकअप करवा रही होती हूँ, तो चाय जो लेकर आता है हमारा स्पॉट बॉय, बोलते हैं आप आ गए, बस चाय रख दो उनका। हाँ, चाय होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इतना चाय का नहीं है शौक, लेकिन फिर भी अब जैसे आपने बोला कि मुफ्त में मिल रही है तो क्या है। नहीं, दिमाग चार्ज रहता है। चाय की ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं, मुझे इतनी ज्यादा नहीं जरूरत होती। मतलब मैंने देखा बहुत से लोग ब्लैक कॉफी का बहुत। कॉलर है हमारे साथ जी, इसी के साथ साथ हमारे शो में पहले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज नहीं आ रही है इनकी। अच्छा, उनकी जो थोड़ी सी लाइन में प्रॉब्लम है। मेरे भाई दोबारा से ट्राई कीजिए, हिम्मत ना हारिएगा, क्योंकि हिम्मत हार जाएंगे तो मतलब हार ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप हार जाएं इतनी जल्दी। कॉल्स मिलाते रहें। आजकल तो सबके पैकेजेस होते हैं, इतने सारे पैकेजेस हैं, आप कॉल करें। आजकल तो कॉल्स ऑलमोस्ट फ्री हो गई हैं, बिल्कुल इतने पैकेजेस आ गए हैं। इतने पैकेजेस आ गए हैं कि मैं बोलती हूँ हमारे शो में तो कॉल करना PTCL का नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल है। आपको इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मुलाकात करवा रही हूँ। कल मैं जो है वो नहीं ले सकी कॉल ना, मतलब कल मैं नहीं ले सकी लाइव कॉल, तो मुझे सब बोल रहे आप लाइव कॉल लेती लाइव कॉल। मैंने कहा यार वो एक अलग ट्रांस था। कल हमारे पास कीबोर्ड था, बड़े जबरदस्त सिंगर्स आए हुए थे, हमने हमारे महमूद भाई थे, उन्होंने गाना वाना गाया, थोड़ा सा हमने डांस वगैरह भी किया, क्योंकि ईद के शोज में थोड़ा होता है ना मस्ती मजाक और हल्ला गुल्ला। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज हम दिल की बातें करते हैं, क्योंकि जब दिल से बात होती है ना, ऐसा आपको लगे कि यार मैं मॉर्निंग शो में नहीं, आप क्या के घर में बैठे और बैठ के हम लोग लाउंज में बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। अपनी फील्ड को डिस्कस करें, अपने लोगों को डिस्कस करें, उनको इनकरेज करें। तो फील्ड में आप क्या समझते हैं कि अभी जिंदगी में जो आपने चाहा था वो अचीव कर लिया अरूज भाई? नहीं, ये तो कहते हैं कि मैं अपने महज से लेके लहद तक सीखना चाहिए। बिल्कुल, सीखने का जो अमल है, बिल्कुल, तो वो तो अभी पूरा नहीं हुआ। न जाने कितने कैरेक्टर्स बाकी हैं जो मैं चाहता हूं कि वो करूं। हाँ। और कुछ कैरेक्टर्स इस तरह के कर भी चुके हैं, तो वो सीखने का अमल महज से लेके लहद तक जारी रहता है, और वो जारी है कि किसी जितना भी सीख सकते हैं जिंदगी में वो सीखें आप, और फिर वो लोगों को परफॉर्म करें। या कहते हैं पढ़ने की उम्र और सीखने की उम्र कभी कम नहीं होती, कभी भी नहीं होती। और ये मुझे होता है कि जहां आपने ये सोच लिया ना कि मुझे सब आता है और मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, वहां से आपका जो है वो टाइम खराब हो गया। क्योंकि कभी भी ये बात आप सही कह रही हैं कि मैं इन दोनों की बातें कंप्लीट होने का कर रही थी कि ये खत्म करें तो फिर मैं बात करूं आगे, कि वाकई जब आप ये समझते हैं ना कि ओहो हमें तो अब सब कुछ आ गया, वही टाइम होता है कि जब आप फिनिश हो जाते हैं। और जब वो अगर क्योंकि आप यहाँ पर आई हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी लाइफ में चारों तरफ देखें तो आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती है। एक्सप्लोर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच नहीं रही है मेरे भाई, जो भी कॉलर है? कोई प्रॉब्लम? वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कौन बात कर रहे हैं? मकसूद मेहदी बात कर रहा हूँ। जी मकसूद भाई फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? उरूज भाई से बात करनी है, बड़ा अच्छा काम करते हैं ये। उरूज भाई से बात करनी है। बहुत अच्छा काम, हाँ, तारीर में बहुत अच्छा काम किया। ताबीर में बहुत अच्छा काम किया है। ताबीर में आपने बहुत अच्छा काम किया है। बुलबुले मैंने बहुत अच्छे काम किया, और ताली ड्रामे में बहुत अच्छे काम किया है आपने। मकसूद मेहदी बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया। और PTV में हम दोनों साथ आते थे। बिल्कुल बिल्कुल याद होगा आपको मकसूद मेहदी। माशाअल्लाह। बिल्कुल भाई, मकसूद बिल्कुल याद है मुझे वो जमाना 1978-79 का। और हम लोग तो अब तो खैर काफी एजिड भी हो गए, और जवानी थी उस जमाने में,
मसूद साहब मेरे साथ अच्छा, हम माशाल्लाह। एक्टिंग की सर्वाइवल में थे। मसूद मेहदी आजा तो हम लोग साथ माशाल्लाह मैंने इन्होंने सफर शुरू किया। अच्छा। करते करते मुख्तलिफ मराहिल मामला चलते रहे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मकसूद भाई, आपने कॉल की। मोहसिन अली भाई प्रोड्यूसर थे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद भाई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये तो मकसूद भाई थे जिन्होंने, आप हमारे जो को स्टार थे आपके साथ थे। तो आप मुझे ये बताइए शाजिया जी कि आप क्या समझती हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए एक्सप्रेशंस कितने ज्यादा मायने रखते हैं एक्टिंग में? एक्सप्रेशन के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसके बगैर आप क्या एक्टिंग करेंगे? अच्छा, बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपने एक्सप्रेशंस को दबाते हैं। मतलब हमारी जो स्क्रीन होती है, हमारे जो थिएटर के एक्टर्स होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस थोड़े से लाउड होते हैं ना, तो उनको ये होता है कि जब आप कैमरा, क्योंकि हमारा कैमरा थोड़ा सा सोलो पे बिल्कुल फेस पे ही होता है, तो वो अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा दबाते हैं। मतलब तो ये देखिए ना, ये एक इंटेंसिटी जो होती है ना, यहाँ पे आके आपकी एक्टिंग का वो नापा जाता है कि आप कितने ओवर हो रहे हैं और कितने अंडर हो रहे हैं। इसको कहते हैं अंडर एक्टिंग एंड ओवर एक्टिंग। ये थिन लाइन होती है, एक बहुत ही थिन लाइन होती है कि जहाँ पे आपने अगर जरा सा भी उसको ओवर किया तो वो आप ओवर एक्टर हो जाएंगे जी। तो ये थिन लाइन ये आप लोग खुद बनाते हैं अपने, या एक एक्टर खुद बनाता है कि भाई मुझे कितनी इंटेंसिटी में जाना है। लेकिन कभी कभी कैरेक्टर ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरा दिल मेरा दुश्मन की आप बार बार बात कर रही हैं। मेरा दिल मेरा दुश्मन में मैं समझ रही थी मैं बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। नहीं, लेकिन नहीं। आपको नहीं लगा कि वो ओवर एक्टिंग है। तो वही बात है कि मेरी जो वो एक थिन लाइन थी, थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ गई कि हाँ मैं इस हद तक जा सकती थी, बिल्कुल हद तक जा सकती। और एक एक्टर को पता होता है कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है। आफ्टर सीन जो है ना, वो आपको पता होता है। अच्छा जी, आफ्टर द ब्रेक आएंगे हम, ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।